Good morning, children. This video for class 9, subject science, physics का सेकेंड चैप्टर हम लोग फोर्थ से लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। ये तीन होते हैं लॉज। इसमें क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हमको थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। मतलब सपोज करो कि हम अर्थ पे यहाँ पे जैसे खड़े हैं, अर्थ पे क्या आपने एक फोर्स लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ भी उतना ही फोर्स लगाई है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हम अर्थ को अगर नीचे ढक देते हैं तो अर्थ भी क्या है, उतना ही फोर्स से हमको ऊपर की ओर फोर्स कर रही है। तो ये क्या हो गया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जैसे सपोज करो कि देखे होंगे कोई सोल्जर हो या कोई आदमी गन चला रहा है, तो गन क्या होता है, झटके से पीछे भी आती है। गोली बाहर आगे की ओर निकलती है और गन क्या होता है, झटके से पीछे की ओर आता है। यदि कोई नौसिखिया रहेगा गन चलाने वाला, तो क्या होगा, अपने सोल्जर को डैमेज तक कर सकता है। इतना तेज वो बंदूक जो होता है, वो गन जो होता है पीछे आता है। ऐसा क्यों हुआ, तो गन ने क्या है, उस बुलेट मतलब उसकी गोली, गन ने उस बुलेट पे क्या है, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से क्या है, वो बुलेट आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो गन ने एक्शन बुलेट पे किया, तो बुलेट भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगा। वो भी क्या होगा, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसी हिसाब से क्या होगा, वो गन भी पीछे आएगा, बुलेट तो आगे निकल जाएगा। ठीक है, गोली ऐसे चल रही है, इसमें से बुलेट आगे निकल जाएगा और साथ ही गन में क्या होगा, उतना ही पीछे आएगी, उसी स्पीड के हिसाब से पीछे आएगी। तो क्या होता है कि जब भी गन चलता है तो पीछे की ओर वो आता है। अगर तो सही सी बात है, अगर कोई क्या है, इसको बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो गन चलाने का, वो एकाएक लेके चला देगा, तो वो अपने आप को डैमेज जरूर करेगा, नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, और भी चीज और एग्जाम्पल हम जैसे अगर हम आएंगे तो हम लोग देखते हैं कि रॉकेट को क्या देखते हैं, रॉकेट कभी भी टीवी में देखे होते, जब क्या कि यहाँ से अर्थ से जब छूटता है, नीचे क्या होता है, बहुत तेज क्या होता है, वहाँ पे आग की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, रॉकेट को, ठीक है, ये क्या करता है, नीचे की ओर फोर्स करता है, नीचे की ओर फोर्स लगाता है इससे तो पार्टिकल्स ऑफ एयर या तो पार्टिकल्स भी क्या होता है, ये फोर्स लगाता है। तो होगा क्या, तो सीधी सी बात है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो एयर भी क्या होगा, उतना ही फोर्स लगाएगा और क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। उस कंडीशन में क्या होगा, वो इसके रॉकेट को पुश करेगा और रॉकेट क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जितना ही फोर्स के नीचे लगाएगा उतना ही क्या एयर के पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो क्या होगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा। मतलब ये रॉकेट में क्या होता है, जब भी ये रॉकेट में ये थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ का पूरा यहाँ पे यूज होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ इसको हम बोलते हैं। और भी कई चीज है, जैसे और एग्जांपल दिया, एज द सेलर जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बोट से उतर रहा हो, ठीक है, नाव बोट है, इसमें कोई अगर उतरेगा ऐसे, तो अगर पहली बार तो ध्यान रखना कि ये जो उतरेगा आपको फोर्स लगा दिए बोर्ड पे, ठीक है, और बोर्ड में उतना ही फोर्स लगाएगा तो हम तो आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा, बोर्ड के ऊपर हमने जो फोर्स लगाया हुआ है, बोर्ड क्या होगा,
यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थर्ड लॉ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है? बाद में इसको बता रहे हैं, लेकिन क्या है, पहले पूरा फॉर्मूला ये समझ लिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट हो, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। दोनों क्या है? दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, ये क्या है? फिर आपस में ये टकरा जाए, ऐसे मूव करते हैं, टकरा जाए, इसको हम बोलते हैं कोलाइड हो जाए। ठीक है, ये टकरा जाए। उसके बाद से क्या होगा? तो क्या होगा? टकराने के बाद से अब जो भी यहाँ पे मोमेंटम बताया था, पहले जो मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइड, मतलब टकराने से पहले जितना मोमेंटम है इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइड। तो कोलाइड होने के बाद से जो टोटल मोमेंटम होता है दोनों इक्वल होता है। टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलाइड, ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको डिराइव करने के लिए आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिराइव करना ये। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लगभग ये 9 में हमेशा आता है। अब हम इसको पढ़े टोटल मोमेंटम, इसके बाद पूरा कैसे डिराइव कर रहे हैं। सपोज करो ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है? ये इसकी ओर मूव कर रहा है और ये इसकी ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और कोलाइजन से पहले इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड वही u मानेंगे u1, और इसका स्पीड जो है u2। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, टकराने के बाद से ये वापस इधर आ रहा है, ये वापस इधर आ रहा है। ठीक है, इसका भी मास तो वही है, लेकिन अब क्या है? टकराने आफ्टर कोलाइजन इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, ये लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिराइव कर लिया जाए। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी v1 है। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 माना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u3 और फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है, तो बिफोर कोलाइजन इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। बिफोर कोलाइजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना होगा? p1 इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। सेकेंड ऑब्जेक्ट का क्या होगा मोमेंटम? उसका मोमेंटम जो होगा m2 u2। ठीक है,
बिफोर कोलाइजन। Momentum of first इक्वल टू ये और सेकेंड इक्वल टू ये। टोटल मोमेंटम दोनों ऐड हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2। ठीक है। आफ्टर कोलाइजन अब क्या होगा टोटल मोमेंटम, तो पहले का मोमेंटम m1 v1 और दूसरे का मोमेंटम m2 v2। ये हो गया पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम m1 u1 और दूसरे का m2 u2। पहले आफ्टर कोलाइजन पहले का मोमेंटम m1 v1 और दूसरे का मोमेंटम m2 v2। हमको यही प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट है अभी हमने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, मास m1 और इसका मास m2। ये दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये कुछ फोर्स इस पे लगाएगा और ये कुछ फोर्स इस पे लगाएगा। ठीक है। तो पहले का फोर्स और दूसरे का फोर्स, ये मान लीजिए फोर्स F1 लगा रहा है और ये फोर्स F2 लगा रहा है। ठीक है। थर्ड क्या करता है F1 इक्वल टू F2। थर्ड ये कहता है F1 इक्वल टू F1 इक्वल टू F2। अभी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी का जो जितना ही फोर्स एक दूसरे पहला दूसरे में लगाएगा उतना ही फोर्स क्या होगा, दूसरा भी पहले में लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब ये माइनस है। दोनों कंडीशन, ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा यह भी क्या होगा, उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगा। उस कंडीशन में F1 माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है। फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 बट डायरेक्शन इज अपोजिट। सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि F इक्वल टू M में होता है, F इक्वल टू क्या होता है, M A मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। सेकेंड लॉ का हम पढ़ चुके, वही चीज यहाँ पर लगाना है। F1 का मतलब M1 A1 और ये क्या है M2 A2। F1 कितना फोर्स लगा रहा है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, और F2 कितना फोर्स लगा रहा है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। ठीक है। A1 A हम ऑलरेडी जानते हैं v माइनस 2/t। ये दोनों आपस में टकराए हैं, कितने देर तक टकराया है, मान लो t के लिए दोनों टकराया है। इस कंडीशन में m1 A1 के जगह पर क्या देना है, v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे माइनस m2 A के जगह पे v2 माइनस u2 अपॉन t। t से t कैंसिल। ठीक है। ब्रैकेट खुलेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन है, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है। u वाला a को ला देंगे और v वाला a को ला देंगे, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करेंगे तो इसका जो भी मोमेंटम होगा टोटल, कोलाइड से पहले जितना मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलाइडन के बाद भी क्या होगा, उतना ही मोमेंटम रिमेन रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होंगे। यहाँ तक आप लोग पूरा रिवाइज कर जाएंगे।
कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।